बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसी लेक्चर नंबर 21 के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 का एंड हो जाएगा, क्योंकि आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है कि हमने तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ब्लैंक्स फिल करने हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है कि ट्राइड्स जो है वो किसने प्रपोज की थी? तो ट्राइड्स जो है वो डॉब्रिनेर ने, ट्राइड्स का जो टर्म थी, जो फिनोमिना था, वो सबसे पहले किसने कॉइन किया था? वो डॉब्रिनेर ने किया था। मेंडलीव ने कब एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ग्रुप्स में, और मेंडलीव को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या कहा जाता है? तो जो सारे अननोन एलिमेंट्स थे उनको मेंडलीव ने 1869 में क्लासिफाई किया और मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट के लिए ही फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो थी वो मेंडलीव की ही थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स है और कितने पीरियड्स है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपने देखा है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं हमारे पास कितने कॉलम्स मौजूद हैं? कॉलम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ग्रुप्स है। 18 हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, 18 हमारे पास ग्रुप की प्लेसमेंट हुई है, और पीरियड वाइज जो है हमारे पास रोज की प्लेसमेंट हुई है 7। तो हमारे पास 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि पीरियड जो है, नंबर 4 है कि पीरियड की प्लेसमेंट कहाँ पे हुई है? तो पीरियड अभी हमने डिस्कस किया कि पीरियड जो है वो रो में प्लेस किए जाते हैं, जबकि ग्रुप्स जो है वो कॉलम्स में प्लेस किए जाते हैं। तो 4th जो ब्लैंक है उसमें रो आ जाएगा। फिर कह रहे हैं कि हेलोजेंस जो है वो कौन सा ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी कौन से ग्रुप में हेलोजेंस को प्लेस किया गया है? तो लास्ट जो ग्रुप है 18th ग्रुप, वो तो नोबल गैसेस का है। नोबल गैसेस के बिल्कुल साथ अगला जो ग्रुप है 17th ग्रुप, वहाँ पे हेलोजेंस की प्लेसमेंट हुई है। तो हेलोजेंस जो है वो 17th ग्रुप में होते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट जो था वो किसने दिया था? वो लिनस पॉलिंग ने दिया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज थी वो भी इन्होंने ही कैलकुलेट की थी, ठीक है। फिर स्मॉलर एटम्स हैव डैश आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम देख चुके हैं पहले भी, एक बार और उसको रिकॉल कर लेते हैं कि जब भी हमारे पास स्मॉलर एटम होगा, यानी हीलियम की बात कर लेते हैं, 2 एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हुए? 2 हुए। अब क्योंकि इसका साइज छोटा है, ठीक है, स्मॉलर एटम है, तो इसका मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से पकड़े रख सकता है, आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी उनको बाहर नहीं जाने देता। तो जब स्मॉलर एटम्स होते हैं तो क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड उन पे ज़्यादा होता है, इसलिए जो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी ज़्यादा आसानी से वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, उतनी ही आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी। लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा, कब करीब होता है? जब स्मॉलर एटम्स की बात करते हैं, उतनी ही हमें मुश्किल होगी उन 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी रिमूव करने में, क्योंकि बाहर वाली एनर्जी और न्यूक्लियस की एक तरह से लड़ाई होती है।
न्यूक्लियस जाने नहीं देता, वो छोड़ते नहीं है। तो इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा चाहिए होगी कौन से एटम्स में, स्मॉलर एटम्स में। नेक्स्ट है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। हमने पीछे डिस्कस किया था कि ग्रुप्स के अपने अपने नाम हैं। जैसे अभी हमने पिछले ब्लैंक में डिस्कस किया कि हेलोजेंस 17th ग्रुप है, उसको नाम दिया गया है हेलोजेंस। इसी तरह से जो डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स हैं उनको नाम दिया गया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। कुछ ग्रुप्स को फैमिलीज का नाम दिया गया है, यानी जो उनका फेमस और पहला जो एलिमेंट होता है उसी की बेस्ड पे उसको कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली कह दिया जाता है। पहले ग्रुप को मेटल्स कह देते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी होते हैं। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनको नाम दिया गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। नेक्स्ट क्या है कि साइज ऑफ एटम जो है वो पीरियड में डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। साइज और न्यूक्लियर चार्ज का रिलेशन जो है वो इनवर्स रिलेशन है। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, ठीक है, एटॉमिक साइज के। कैसे? जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तब तो ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन्स के लिए नए नए शेल आते जाते हैं। तो इसलिए न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होते जाते हैं, मज़ीद नए शेल्स की एडिशन होती जाती है, तो एटम जो है वो ऑब्वियसली बड़ा होता जाता है, उतना ही उसका सर्कल बढ़ता जाता है। जब हम पीरियड में आते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तब हम क्या करते हैं, पीरियड में जो है न्यूक्लियर चार्ज का होल्ड बहुत ज़्यादा है, ये बात याद रखिएगा। पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज किसी को जाने नहीं देता। तो पीरियड में जब हम आते हैं तब एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है। वजह क्या है? वजह ये है कि हम यहाँ से अगर लिथियम को देख ले तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6, ठीक है, नाइट्रोजन का 7। तो ये जो एटॉमिक नंबर्स है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। अब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होगा। अब जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने कहा था कि पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स जो है वो लेफ्ट से लेके आखिरी एलिमेंट तक एक ही रहता है। यानी अगर मैं इस ग्रुप 2 की बात कर रही हूँ तो इसमें शेल्स कितने होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं, के और एल शेल होगा सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए जो कि इस पीरियड में मौजूद है। तो क्योंकि शेल चेंज नहीं हो रहा और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहीं पे सारे जमा होते जा रहे हैं आखिरी शेल में जो कि एक ही शेल है, तो क्या हो रहा है कि इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को किस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, न्यूक्लियस के चार्ज का सामना करना पड़ रहा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन का सामना करना पड़ रहा है। तो इस अट्रैक्शन की वजह से जब हम अलोंग द ग्रुप आते हैं तो ये जो साइज होता है वो श्रिंक हो जाता है। वजह क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज होते जा रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को शेल ही नहीं मिल रहा, क्योंकि पीरियड में शेल एक ही होता है। मतलब अगर हम सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें 2 शेल्स है सिर्फ। तीसरे पीरियड की बात करेंगे तो सिर्फ 3 शेल्स होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाती है तो वो आखिरी शेल में जमा होते जाते हैं। तो आखिरी शेल में जमा होने की वजह से न्यूक्लियर जो चार्ज है वो उस पर अपना इफेक्ट ज़्यादा दिखा देता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। तो द साइज ऑफ एटम्स डिक्रीज इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर नोबल गैसेस कौन से ग्रुप में आते हैं, 18th ग्रुप में, जिसका हम इनर्ट गैस, का पुराना नाम इनर्ट गैसेस भी था। ये हो गए ब्लैंक्स सॉल्व। फिर चलते हैं एमसीक्यूज पे, चूज द करेक्ट आंसर्स। पहला है कि किसी भी ग्रुप में एलिमेंट्स जो है उनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज सेम होंगी या फिर कोई भी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। देखिए अगर इनको ग्रुप्स में प्लेस किया गया है या किसी चीज़ को पीरियड्स में प्लेस किया गया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सेम होगा। तो ये जो डी ऑप्शन है इसको तो सिरे से हटा दे भाई, अगर कोई सिमिलैरिटी नहीं है तो हमें ज़रूरत क्या थी उनको एक साथ रखने की।
इसका मतलब सिमिलैरिटी है। तो हम ये जो सारे ट्रेंड्स हमने देखे हैं, ये सारे क्या है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो जब ग्रुप्स में हम ट्रेंड्स की बात करते हैं तो इसका मतलब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा केमिकल कैरेक्टर्स। ग्रुप 1 के मेंबर्स जो है उनको क्या कहा जाता है, अभी हमने बताया अल्कली मेटल्स कहा जाता है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स किसको कहा जाता है, डी ब्लॉक वाले को। नोबल गैसेस 18th ग्रुप को, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स 2nd ग्रुप को। तो बच कौन गया, फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल्स कहा जाता है। फिर ये कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पे हाइड्रोजन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, या फिर प्लाज्मा में एग्जिस्ट करता है। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन क्योंकि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब हाइड्रोजन जो है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल गैस का होता है, किसी लिक्विड या सॉलिड का नहीं, और प्लाज्मा का तो बिल्कुल भी नहीं। पीरियोडिसिटी इज सीन इन द पीरियोडिक टेबल इन पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ये पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ते आ रहे थे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, शील्डिंग इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें थी आपको, आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो क्या होगा कि हम ये जो ट्रेंड्स थे इनको हम अलोंग द पीरियड भी देख रहे थे और हम अक्रॉस द ग्रुप भी देख रहे थे। तो इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये ग्रुप्स और पीरियड्स दोनों में देखे जाते हैं, ठीक है। फिर जो एटॉमिक साइज है अभी हमने डिस्कस किया था, एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज अक्रॉस द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक साइज यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कब इंक्रीज होगा, जब ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते जाएंगे। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस तो आपको बुक में भी मिल जाएंगे और पिछले लेक्चर्स अटेंड करने से भी सारे के सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सारे जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में मेंशन है वो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हमने रीजनिंग से सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का और पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट्स का क्या चक्कर है, आपस में क्या रिलेशन है इनका। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होगी आपको, हमने फाइंड आउट की थी पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं कि वो उनकी पोजीशन के साथ रिलेटेड है। कैसे, कौन से लिंक्स हैं उनके? लिंक्स ये है कि जब हम नंबर ऑफ सर्कल्स हम किसकी बात करें, शेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हम उसकी जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी एलिमेंट की, तो उन नंबर ऑफ सर्कल्स की बुनियाद पर ही उस एलिमेंट का जो पीरियड नंबर है वो बताया जाता है। यानी वो एलिमेंट कौन से पीरियड में रखा जाएगा वो कौन बताता है हमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में हैं किसी भी एलिमेंट के, वो रिप्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में एज ग्रुप मेंबर्स, जिसमें वो एलिमेंट प्लेस किया गया होगा। यहाँ पे क्या बात हो रही है, आसान अल्फाज में ये कह रहे हैं कि जैसे ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटाशियम है, ठीक है, इसी तरह से आगे जाते हैं, ये जो सारे एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 1 में प्लेस किए गए हैं, उन सारे एलिमेंट्स का जो आउटर मोस्ट शेल है वो भी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और एक ही इलेक्ट्रॉन इन सब में होगा आउटर मोस्ट में। इसी वजह से ये जो आउटर मोस्ट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसने क्या हेल्प कर दी है, इस ग्रुप के नेमिंग में हेल्प कर दी है। तो हो गया ना लिंक, यानी ग्रुप के नेमिंग में हेल्प कर दी है, तो इसका मतलब एलिमेंट्स की पोजिशनिंग में हेल्प कर दी। इसी तरह जो ग्रुप नंबर 2 होगा उसके वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस शेल होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, तो उस ग्रुप को क्या नाम दिया गया है, 2 का। तो इसका मतलब 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो वैलेंस शेल है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 ही होगी, इसीलिए उन सबको साथ ही एक ही ग्रुप में प्लेस किया गया है।
फिर ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सारे शेल में किसी भी एलिमेंट के रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को। यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फाइंड आउट करते थे, हम ये कहते आ रहे हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अब फर्ज करें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं सोडियम की, तो हमारे पास 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और 3s में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। एक बात तो ये क्लियर हो गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो ग्रुप नंबर 1 में है। दूसरी बात क्या क्लियर होगी कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये कितने हैं, 11, और उतने ही क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो ये जो किसी भी एलिमेंट के सारे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है वो हमें बताता है कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे। ठीक है जी, तो ये सारी पोजीशनिंग हमें बताते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का और पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट्स का रिलेशन आपस में है। यहाँ पे एग्जांपल अगेन वही सोडियम वाली दी हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। पीछे जो मैं बात कर रही थी, मैं सब शेल्स की बात कर रही थी। अगर हम शेल्स की भी बात करें तो भी हमारे पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। सब शेल की भी बात करेंगे तो भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 ही आएगा। और फिर इसी बेसिस पे इनको कहाँ पे प्लेस किया जाएगा, ग्रुप 1 में प्लेस किया जाएगा। तो अब यहाँ पे शेल्स क्या शो कर रहे हैं कि ये पीरियड 3 में है, और ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये क्या शो कर रहा है कि ये जो है ग्रुप 1 में है। और इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या शो कर रहा है कि ये जो नंबर है ये इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, जो कि क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। तो एक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हमें ये पता चला कि भाई वो एलिमेंट पीरियड में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रुप में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो इन्हीं बेसिस पे तो हमारी पोजीशनिंग हुई है सारी एलिमेंट्स की। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट्स के साथ रिलेशन है। हाउ इज एटॉमिक साइज रिलेटेड विद न्यूक्लियर चार्ज। हमने ब्लैंक्स में ही आई गेस इस चीज़ को देखा था कि जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो नए जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अगर नया शेल नहीं मिलेगा तो इस न्यूक्लियर चार्ज का फोर्स उन इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा होगा। ठीक, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से क्या करेंगे कि साइज उनका श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज का एटॉमिक साइज पे ये इफ़ेक्ट है कि जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाएगा। वजह क्या है कि जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा तो इसका मतलब उस चार्ज का जो फोर्स है वो भी इंक्रीज होगी। तो इस वजह से एटॉमिक साइज को हम कहते हैं कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एटॉमिक साइज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। और न्यूक्लियर चार्ज का एटॉमिक साइज पे ये इफेक्ट कब होता है, जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं। अक्रॉस द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट जो है वो न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को ओवरकम कर देती है। अक्रॉस द ग्रुप भी होता है न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट जो है वो उसको ओवरकम कर देती है। लेकिन जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो हर एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ता जाता है, और जितना बड़ा न्यूक्लियर चार्ज होता जाता है उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड होता है उतना ही एटॉमिक साइज जो है वो श्रिंक हो जाता है।
तो ऐसे हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट या उसका रिलेशन एटॉमिक साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है कि जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होगा। ये सिर्फ कब? पीरियड में। अक्रॉस द ग्रुप जो है न्यूक्लियर चार्ज की प्रॉपर्टी ओवरकम हो जाती है शील्डिंग इफेक्ट से। शील्डिंग इफेक्ट याद होगा आपको, रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करती है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो थोड़ा सा एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कौन सी एनर्जी है कि जब किसी भी नेचुरल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वो अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसकी वेरिएशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। वेरिएशन मतलब उसका ट्रेंड क्या है, वो जब अक्रॉस द ग्रुप जाएगा तो उसके क्या इफेक्ट होगा, और जब वो अलोंग द पीरियड होगा तब वो क्या चेंज शो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में हम जब बात करते हैं हम कहते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ हमेशा हम कब जाते हैं? जब हम पीरियड्स में होते हैं। अबव से डाउन की तरफ हम कब जाते हैं? जब हम ग्रुप्स में होते हैं। तो लेफ्ट से राइट की तरफ यानी अक्रॉस अ पीरियड जब हम आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। जब हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। अब ये तो दो स्टेटमेंट्स हो गए। ठीक है, आंसर हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो अलोंग द पीरियड इंक्रीज हो रही है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। लेकिन हाउ? ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि कैसे हो रही है। तो हम देखते हैं कि एक पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है। अब अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब न्यूक्लियर जो फोर्स है, न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो ज़्यादा है ना। तो अगर हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने में ज़्यादा हेल्प देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो क्या हो गई? एनर्जी रिलीज हो गई। तो इसका मतलब एफिनिटी जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ आते जाते हैं और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती जाती है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होता जाता है तो इसीलिए उसके पास ताकत आ जाती है कि वो एटम के साइज को श्रिंक करे और इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करे और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करवाए। तो जब इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, ऐड होंगे, उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम डाउन द ग्रुप जब जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है ना। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन की वैल्यू है वो कम हो रही है। अब पीरियड में जब हम बात कर रहे थे तो इसका मतलब क्या था कि न्यूक्लियर चार्ज का होल्ड ज़्यादा था, इसलिए वो हेल्प कर रहा था कि वो मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें। तो इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है। अभी हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले कि एटॉमिक साइज जब इंक्रीज होता है तब भी न्यूक्लियर चार्ज की प्रॉपर्टी होती है ग्रुप में भी, लेकिन उसको ओवरकम कौन सा फैक्टर करता है? शील्डिंग इफेक्ट का फैक्टर। तो शील्डिंग इफेक्ट जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में होता है तब क्या होता है कि जो शेल्स है वो बढ़ते जाते हैं और जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज का होल्ड कम हो जाता है ना। तो जब न्यूक्लियस से एक चीज़ दूर हो गई, इलेक्ट्रॉन दूर हो गए, तो इसका मतलब वो गेन नहीं कर सकते। तो वो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो गई। तो इसलिए हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है और अलोंग द पीरियड इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्स के लिए? इसका सिंपल आंसर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के यूजेस में मिलेगा।
यूजेस हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई इन्हीं यूजेस की वजह से तो केमिस्ट के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं तो कुछ चीज़ें बताती हैं वो हमें कि कोई भी एलिमेंट या न्यूट्रल एटम कितना रिएक्टिव है, एक बात। दूसरी कौन सी प्रोडक्शन होती है इसके थ्रू कि जो बॉन्डिंग हो रही है वो कौन से टाइप की बॉन्डिंग है। तो इसलिए हम कहते हैं, जैसे यहाँ पे हमें वैल्यू मेंशन की हुई है 4.0 की, जो कि है वैल्यू फ्लोरीन की, और फ्लोरीन के बारे में हम ये कहते हैं कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती जाती है। तो इस वैल्यू के थ्रू हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट की क्या रिएक्टिविटी है। वैल्यू कम होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी, वैल्यू ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ की के थ्रू हमें एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी का पता चलता है। इसी तरह यही जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो यूटिलाइज होते हैं कि बॉन्ड का टाइप फाइंड आउट करें, उसको कैलकुलेट कर सकें। तो टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो है वो भी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 है तो इसका मतलब वो हमें ये बता रहा है, ये रिजल्ट दे रहा है कि जो बॉन्डिंग है वो 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट हो सकती है। अगर जो है वही वैल्यू 1.7 से बड़ी है तो इसका मतलब वो जो बॉन्ड है वो क्या है, आयनिक कैरेक्टर उसमें ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। अगर वो वैल्यू 1.7 से कम है, ठीक है, और 0.5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है। और अगर वो वैल्यू 0.5 से भी कम है तो इसका मतलब वो बॉन्ड नॉन पोलर है। तो इस तरह से हमें टाइप ऑफ बॉन्डिंग भी पता चल रही है और रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स भी पता चल रहे हैं। एक और चीज़ जो हमें पता चलती है वो ये पता चलती है कि जब बॉन्डिंग की बात हो रही होती है तो कोई भी बॉन्ड जब बन रहा है उस टाइम जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है वो किस तरफ है किसी भी बॉन्ड में, ये भी बताता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो किस तरफ शिफ्ट ज़्यादा हो रहा है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज़ के थ्रू पता चलता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में जब हम बात करते हैं तो उस पे पोल्स बन जाते हैं। ठीक है, पोल्स कौन से बनते हैं, पार्शियल पॉजिटिव के और पार्शियल नेगेटिव के। यानी हाइड्रोजन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव होता है और क्लोरीन जो है वो पार्शियली नेगेटिव होता है। तो अब इसके थ्रू हमें क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ पे ज़्यादा है, क्लोरीन में ज़्यादा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो रिएक्टिविटी के बारे में, बॉन्डिंग के टाइप के बारे में और इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट कौन सी डायरेक्शन में है किसी बॉन्डिंग में उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसी वजह से जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है केमिस्ट्स के लिए। फिर हमने क्या डिस्कस करना है, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। क्यों होती है इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस? नोबल गैसेस जो है जो कि ग्रुप नंबर 18 में पाए जाते हैं और वो टॉप राइट पे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल राइट में होते हैं। इनको पहले जो है इनर्ट गैसेस भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? इनर्टनेस की प्रॉपर्टी की वजह से कहा जाता था। वो प्रॉपर्टी इनकी अभी भी मौजूद है। इनर्ट क्यों होते हैं ये? क्योंकि भाई इनको जो है स्टेबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं होती, ये ऑलरेडी अपने फ्री स्टेट में स्टेबल होते हैं। तो इनको ज़रूरत ही नहीं है अपना दिमाग खपाने की कि भाई कहाँ से इलेक्ट्रॉन ले, किसको इलेक्ट्रॉन दे, तब जाके हम स्टेबल होंगे। ये तो आराम से आराम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल्स हैं वो सारे फिल्ड होते हैं। कौन से रूल के अकॉर्डिंग फिल होते हैं? ऑक्टेट्स के रूल के अकॉर्डिंग। यानी हर जो नोबल गैस है उसका जो एंड शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे आते हैं। तो जब उसके शेल्स ही कंप्लीट हो गए तो वो उसको एक्सट्रीमली नॉन रिएक्टिव बनाते हैं। जब शेल्स ही कंप्लीट है तो उनको क्या पड़ी है कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन मांगे या वो इलेक्ट्रॉन दे।
तो यही रीज़न है इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस का कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है 8। तो इसका मतलब उनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, शेल फुली फिल्ड है, तो इसलिए उनको ज़रूरत ही नहीं है किसी के साथ रिएक्शन करने की। तो क्योंकि वो स्टेबल है इसीलिए वो केमिकली इनर्ट है, इसीलिए वो नॉन रिएक्टिव है। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज सॉल्व। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।